Hello guys, good morning to all of you. This is Kunal Pratap Singh. In this video lecture, we will basically cover the article of the 30 June 2020. So let's start. The first one article is Statistics Day. So what is this? So प्रतिवर्ष 19 जून को ये मनाया जाता है, राइट? और ये सांख्यिकी दिवस यानी स्टैटिस्टिक्स दिवस जो है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संबंधी प्रणाली की स्टैब्लिशमेंट सेटअप करने में उनके एक काफ़ी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के सम्मान में मनाया जाता है, ऑनर में मनाया जाता है। तो सब्जेक्ट ऑफ मैटर क्या है? तो इस साल का जो थीम था वो था, अगर हम बात करें तो SDC 3 आप यहाँ पे देख भी सकते हो, एग्जाम में आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह है कि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें एवं सभी उम्रों के लिए कल्याण को बढ़ावा दें, इस तरीके का कुछ पॉइंट है। और SDC 5 यानी लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को अधिकार संपन्न बनाएं, तो इस तरीके का कुछ पॉइंट था। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। मैं आपको इसके बारे में एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि 1936 में उन्होंने यानी महालनोबिस की बात की जाए तो उन्होंने क्या किया था कि महालनोबिस दूरी नाम की एक सांख्यिकी पद्धति प्रस्तुति की थी। इसका व्यापक रूप से क्लस्टर विश्लेषण और वर्गीकरण तकनीकों में उपयोग किया जाता है। आपको मालूम चल रहा है तो 1951 में ISI को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था बनाया गया है, ये याद रखना आपको। अगला जो हमारा न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मारिच को लेकर है। अब ये मारिच को क्या है? एंटी ट्रॉपिक डिकॉय सिस्टम है ये एक स्वदेश यानी इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड उन्नत टॉर्पीडो डेकोय प्रणाली है जिसे सभी फ्रंटलाइन जहाज़ों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। हालांकि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा अपने बेड़े में शामिल किया गया है, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि इसे DRDA द्वारा, मैंने DRDO के बारे में बता दिया कि DRDO का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इसके द्वारा इंडाजिनियसली फॉर्म में डिजाइन और विकसित किया गया है, राइट। साथ ही साथ ये अपनी ओर से टॉर्पीडो खोजने तथा बेअसर करने में काफ़ी सक्षम होता है। अब यहाँ पे अगला है अबाउट फिशिंग कैट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिशिंग कैट्स को लेकर अगर हम जाने तो हमें मालूम चलेगा कि ओडिशा सरकार ने चित्रकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान में 2 वर्षों के लिए मछली को पकड़ने के वाली बिल्लियों के लिए संरक्षण परियोजना शुरू की है। मछली पकड़ने वाली बिल्ली रात्रिचर यानी नॉक्चुरल जीव है जो कि रात्रि को निकलती है और रात्रि को अपना क्रियान्वयन करती है, एक्टिविटी करती है। पश्चिम बंगाल का ये स्टेट अगर हम बात करें एनिमल है, याद रखना एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हैबिटेंस क्या है, इस बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आप इसका हैबिटेंस देख सकते हो कि भारत में अगर बात की जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्रा नदियों की जो वैली है और पश्चिमी यानी वेस्टर्न घाट में हिमालय के तलहटी में यानी फुटहिल्स में सुंदरवन के मैंग्रोव जंगलों में जो है मछली पकड़ने वाली बिल्लियां जो मुख्य रूप से यहाँ पे पाई जाती हैं। इसकी प्रोटेक्शन अगर हम फोर्टिफिकेशन की बात करें तो IUCN लाल रेड लिस्ट में जो है असुरक्षित यानी वनरेबल के रूप में सूचीबद्ध है। साइट्स की बात करें तो इसमें प्रशिष्ट यानी अपेंडिक्स 2 में सूचीबद्ध है। इसके बाद हम बात करें भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 यानी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में सूचीबद्ध है, याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोर अबाउट ग्यानडीड्रोमोफोस जिसको हम बोल सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। यानी इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें तो गाइनाड्रोमोफोर्स होता है इसका, यानी गाइनाड्रोमोफोर्स। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर इसकी बात करें जाए पर्टिकुलरली तो ये अगर हम बात करें तो शोधकर्ताओं ने यानी रिसर्चर्स ने इंडिया में लिबेलुलिड ड्रैगन फ्लाई क्राकोथेमिस सर्विलिया, राइट, में गाइनाड्रोमोफोर्स का पता लगाया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो साथ ही साथ एक ही चीज़ और समझना यहाँ पे कि ये सामान्य तौर पे मेल और फीमेल जो टिश्यू वाले जीव होते हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। साथ ही साथ मैं बता दूं तथा इन्हें वैज्ञानिक समुदाय द्वारा अनुवांशिक विपतन के रूप में देखा जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि जनरली नर और मादा जीवों में उनकी उत्तक के वितरण के कारण विषमता पाई जाती है, ऑडनेस पाई जाती है, लेकिन किसी एक जीव में, एक इंडिविजुअल, एक बिंग्स में दोनों विशेषताओं स्पेशलाइजेशन का एक साथ पाया जाना गाइनोड्रोमोफोर्स कहा जाता है। और एक क्रास्टेशिया और एरनकनिडो जैसे कुछ संधिपद प्राणियों में सामान्य रूप से पाई जाती है। तो ये तो आपने इसके बारे में चर्चा किया, लेकिन हमारे लिए पेपर 1 कम पेपर 2 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना इसको लेकर। अभी न्यूज़ क्या है अबाउट री इमेजिनिंग साउथ एशिया बाउंड्रीज, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेपर 1 और पेपर 2 की जितनी भी टॉपिक्स को लेकर मैं यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसे एज वेल एज अदर पार्ट्स एंड सेक्शन ऑफ द पेपर 2। सो लेट्स स्टार्ट। राज्य की अगर हम बात करें स्टेट सेंट्रीज में राज्य केंद्रवाद, इस टॉपिक को समझने के लिए काफ़ी जरूरी है कि आपको इस सारे पॉइंट को थोड़ा एक लुक लेना चाहिए। किसी राज्य को राष्ट्र, राज्य या नेशन स्टेट्स के क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर विभिन्न समुदाय अथवा क्षेत्रों के मध्य किसी विवाद के उत्पन्न होने पर एकमात्र निर्णायक होने का अधिकार प्रदान है। मैं आपको बता दूं इंडिया एक मॉडर्न स्टेट है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है।
हो सकता है आपके ऐसे में कुछ लिखने में काफ़ी हेल्प मिले। तो इस सिद्धांत के अनुसार स्टेट वही होता है जो अन्य राज्यों के साथ डायलॉग्स में नेशन संबंधित जो भी हितों को स्पष्ट परिभाषित तथा प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तो हमने इसके बारे में देखा। अब ये चर्चा का कारण क्यों है, ये काफ़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, राइट। इस बारे में जानते हैं। तो साउथ एशियाई की जितनी भी पॉलिटिक्स को देखते हुए काला पानी विवाद जो अभी इंडिया नेपाल के बीच में है, जैसे सीमा विवादों, बॉर्डर डिस्प्यूट का समाधान यानी सॉल्यूशन करने के बजाय हैंडल किए गए हैं। आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है मुख्य समस्या यह है कि संबंधित जो फैसले हैं, रेलेवेंट जो डायलेक्ट्स जो फैसले लिए गए हैं राज्य केंद्रित प्रतिमानों यानी स्टेट सेंट्रिक पैराडाइज्म के अनुसार लिए जाते हैं। हालांकि निर्णयों में विवादित क्षेत्रों में रहने वाले तथा उनकी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। आप समझिए बात को। यहाँ तो दो नेशंस आपस में चर्चा करें, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में कुछ सोचा नहीं जाता है। प्रायः ये होता है कि राष्ट्र राज्य के सीमा पर रहने वाले लोगों के जीवन तथा उनकी जो लिवलीहुड है और उनकी फेवर से क्षेत्रीय सीमाओं को अधिक मूल्यवान यानी वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंस माना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ओवर एंड अगेन अगर हम बात करना यानी निर्णयकर्ता भूल जाते हैं जो कंट्री जो कभी कभी होता है कि प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी बात कर रहे हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, तो इस प्रकार के जो लोगों को निर्णयकर्ता बोला जाता है, डिसीजन मेकर्स, तो ये भूल जाते हैं कि इन स्थानों पर न केवल सांस्कृतिक सभ्यतागत पृष्ठभूमि को साझा करती है बल्कि एक आधिकारिक मान्यता प्राप्त खुली सीमा भी होती है। आपको समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे टेक्निक टू लीड क्या है, अब इसको लेकर क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि भारत और नेपाल दोनों तथा अगर हम बात करें तो इस मामले में अन्य एशियाई देशों के क्षेत्रीय सहयोग की नई भाषा की प्रविष्टियां प्रस्तुत करने से पहले दक्षिण एशिया को अपने क्षेत्रों के एक क्षेत्र के रूप में पुनर्विचार करने की नीड है। और क्षेत्र और क्षेत्रीय पहचान दक्षिणी एशिया में मात्र एक हम बोल सकते हैं बिहेवियरल पॉलिटिक्स के मुद्दे नहीं है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है, रिक्वायरमेंट इस बात की है कि आधिकारिक तौर पर पॉलिटिक्स करने के बजाय स्वाभाविक रूप से रेडी किए गए उपायों को जो है समायोजित किया जाए या फिर इंप्लीमेंटेशन उस पर किया जाए। तो इस प्रकार की कुछ न्यूज़ है। और रिव्यू पिटीशन क्या आपको मालूम होगा, अपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा, लेकिन इस बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं आखिर ये है क्या, राइट। दोस्तों एक और न्यूज आया था नशा मुक्त भारत वार्षिक योजना को लेकर। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैं ऐसे एक लोग देता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर सबसे ज्यादा प्रभावित 272 जिलों के नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020 और 21 के ये कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का आरंभ केंद्रीय समाज न्याय आधिकारिक मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो इसमें से जो ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं मैं आपको बता दूं, पंजाब हो गया, फिर हरियाणा हो गया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में से जो सम्मिलित ज़्यादातर राज्य स्टेट्स हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान दे रहा है। और इसका शुरुआत नशा मुक्त भारत का शुरुआत 2015 में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल द्वारा किया गया था। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन हम लोग यहाँ पे रिव्यू पिटीशन को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो इस बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, एक ओवरलुक लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि समीक्षा याचिका इसको बोला जाता है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी व्यभिचार एडल्ट्री को गैर अपराध घोषित करने संबंध है वर्ष 2018 के निर्णय की समीक्षा करने से इनकार कर दिया गया था, असेसमेंट करने से। तो वर्ष 2018 में ये फैसला लिया गया था, लेकिन जो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में एक संवैधानिक पीठ द्वारा वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता के आधार 497 को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया था, जिसके तहत एडल्ट्री को एक आपराधिक कृत्य माना गया था। और उसमें यह भी बताया गया था कि संवैधानिक पीठ के अनुसार यह कानून महिलाओं की व्यक्तिगतता को ठेस पहुंचाता है, पॉलिसी को, प्राइवेसी को ठेस पहुंचाता है, और महिलाओं को पतियों की संपत्ति माना जाता है। तो इसमें यदि रिश्ते में अगर मान लो, इसमें भी बोला गया था कि यदि रिश्ते में कोई एक व्यक्ति दूसरे को धोखा देता तो आपस से अलग हो सकते हैं, लेकिन इनफिडियलिटी यानी बेवफाई की को आधार को साथ जोड़ना उचित नहीं है। हालांकि न्यायालय का यह भी तर्क था कि इस दावे के पक्ष में कोई डेटा मौजूद नहीं है, इसलिए व्यभिचार की गैर आपराधिक घोषित करने से यौन नैतिकता में अराजकता अथवा तलाक की संख्या में वृद्धि हो सकती है, ऐसा उनके द्वारा बोला गया था। लेकिन यहाँ पे समझना है कि आखिर हु कैन बेसिकली केस अ रिव्यू पिटीशन, समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान देना है कि संविधान अनुच्छेद हम बात करें 137, याद रखना ये कि अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय अपनी किसी भी निर्णय या फिर आदेश की समीक्षा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि हु कैन बेसिकली केस अ रिव्यू पिटीशन। आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज यहाँ पे बता रहा जा रहा है कि इसमें समीक्षा याचिका कौन दायर कर सकता है,
तो नागरिक प्रक्रिया संहिता और उच्चतम न्यायालयों के नियमों के अनुसार, अगर हम रूल्स के अनुसार बात करें, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल जो फैसले से असंतुष्ट हो, उसको लगता है कि कहीं कुछ गलत है, तो अपना रिव्यू पिटिशन पे जो है दायर कर सकता है, अपील कर सकता है, भले ही वो उस वक्त मामले में पक्षकार हो या अथवा ना हो। हालांकि जो न्यायालय की बात करें, कोर्ट की, तो प्रत्येक समीक्षा याचिका यानी रिव्यू पिटिशन पर विचार नहीं करता है, आप ये ध्यान देना। हालांकि अगर हम बात करें कोर्ट को, तो कोर्ट क्या करता है कि रिव्यू पिटिशन को कोई महत्वपूर्ण आधार देखने पर ही अनुमति देता है। हालांकि समीक्षा याचिका दायर करने जाने के जो समय अवधि है वो 1996 के नियमों के अनुसार 30 दिन के भीतर ही करना होता है, जब अगर निर्णय सुनाया गया उसके 30 दिन के भीतर। तो ये कुछ न्यूज़ था, इस बारे में हम लोगों ने चर्चा भी किया। और टू प्रोसीजर टू बी फॉलोड, इसमें क्या हो सकता है, जो समीक्षा याचिका हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, न्यायालय यानी कोर्ट के जो रूल्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ कोर्ट्स, रिव्यू पिटिशन की सुनवाई जो है, अगर हम बात करें, हर्ड जो है तो वकीलों की मौखिक दलीलों के बिना की जाएगी। सुनवाई न्यायाधीशों द्वारा उनके चैम्बर में की जा सकती है। हालांकि समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई व्यावहारिक रूप से जो जजेज हैं उनके संयोजन से उन न्यायाधीशों द्वारा भी किया जा सकता है जिन्होंने इन पर निर्णय दिया था। यदि कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त या अनुपस्थित है तो वरिष्ठता को ध्यान रखते हुए प्रतिस्थापन किया जा सकता है। तो इस प्रकार के कुछ न्यूज़ है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि एक्सेप्शनल केस में क्या होता है कि जो कोर्ट अलाउ करता है और ओरल हियरिंग को, नहीं मौखिक सुनवाई भी अनुमति प्रदान करता है। हालांकि 2014 के एक मामले में जो हम बात करें सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये हम बात करते हैं डेथ पेनाल्टी का, राइट, उसके मामले में संबंधी, सभी मामलों संबंधी रिव्यू पिटिशन पर अगर हर्ड जो की होगा तो 3 न्यायाधीशों के पीठ द्वारा खुली अदालत में की जाएगी। तो ये इस प्रकार की कुछ न्यूज़ है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।